कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। बिहारी ने आज बहुत दिन बाद निमंत्रित आत्मीय के रूप में महेंद्र के अंतःपुर में प्रवेश किया। बचपन से जो घर उसका सुपरिचित है और जहां वह शुरू से घर के लड़के की तरह बेरोक टोक प्रवेश करके उधम मचाता रहा है, आज उसी घर के दरवाजे के पास आकर वह क्षण भर के लिए ठिठक कर खड़ा हो गया। सहसा एक अश्रु तरंग ने ऊपर उठने के लिए उसके हृदय द्वार पर आघात किया। उस आघात को जहां का तहां रोककर अपने को संभालते हुए उसने स्मित हास्य के साथ भीतर प्रवेश किया और सद्य स्नाता राजलक्ष्मी को प्रणाम करके पांव की धूल माथे से लगाई। इस घर में बिहारी का जब रोज का आना जाना था, तब इनमें ऐसी अभिवादन की प्रथा नहीं थी। आज मानो वह बहुत दूर प्रवास से घर लौटा हो। बिहारी ज्यों ही प्रणाम करके उठा, राजलक्ष्मी ने स्नेह के साथ उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। राजलक्ष्मी ने आज निगूढ़ सहानुभूति के कारण बिहारी के प्रति पहले से बहुत ज्यादा लाड़ और स्नेह प्रकट किया। कहा, क्यों रे बिहारी, तू इतने दिनों से आया क्यों नहीं? मैं रोज सोचा करती थी कि आज जरूर आएगा, पर तो आया ही नहीं। रोज आने से तुम बिहारी को रोज याद नहीं करती माँ। महेन भैया कहाँ हैं? महेन का आज कहीं निमंत्रण है, इससे वह ठहर नहीं सका। सुनते ही बिहारी का मन बैठ गया। बचपन से जो प्रेम चला आ रहा है, उसका क्या यही परिणाम है? एक लंबी सांस छोड़कर अपने मन से संपूर्ण विषाद वाष्प को कम से कम इस समय के लिए उड़ा देने की चेष्टा करते हुए बिहारी ने पूछा, आज क्या क्या बनाया है माँ, सुनो तो सही। और फिर वह अपने प्रिय व्यंजनों के विषय में पूछने लगा। बिहारी की शुरू से यह आदत थी कि जिस रोज राजलक्ष्मी खुद रसोई बनाती थी, उस रोज वह कुछ अतिरिक्त आडंबर के साथ अपने को भोजन का लालची साबित करने की कोशिश किया करता था और इस तरह अपनी लोलुपता दिखाकर वह मात्र हृदय शालिनी राजलक्ष्मी का स्नेह वसूल किया करता था। आज भी राजलक्ष्मी ने अपने हाथ के बने व्यंजनों पर बिहारी का अति लोभ देखकर हंसते हुए अपने इस लोभातुर अतिथि को आश्वासन दिया। इतने में महेंद्र आ गया और उसने रुखे स्वर में बिहारी से शिष्टता के नाते पूछा, कहो बिहारी, कैसे हो? राजलक्ष्मी ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्यों रे महेंद्र, तू अपने निमंत्रण में नहीं गया? महेंद्र ने अपनी लज्जा ढकने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, उसे टाल देना पड़ा। इतने में नहा धोकर विनोदनी आ गई। उसे देखकर बिहारी से कुछ कहते न बना। विनोदनी और महेंद्र का जो दृश्य वह उस दिन देख चुका था, उसे अब तक वह भूला नहीं था। विनोदनी बिहारी के पास आकर मृदु स्वर में बोली, क्यों लाला जी, मुझे पहचान नहीं सके क्या? सबको क्या पहचाना जा सकता है? थोड़ी समझ हो तो क्यों नहीं पहचाना जा सकता? और फिर उसने खबर दी कि खाना तैयार है। बिहारी और महेंद्र दोनों खाने बैठे। राजलक्ष्मी पास बैठ के देखने लगी और विनोदनी परोसने लगी। महेंद्र का खाने में ध्यान नहीं था। वह सिर्फ परोसने वाले के पक्षपात पर लक्ष्य रखने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि बिहारी को परोसने खिलाने में विनोदनी को एक तरह का विशेष सुख मिल रहा है। बिहारी की थाली में खास तौर से जो ज्यादा मछली का सिरा और दही की मलाई पड़ने लगी, उसकी एक खास कैफियत थी कि महेंद्र घर का आदमी है और बिहारी निमंत्रित अतिथि है। किंतु मुंह खोलकर शिकायत करने का कोई ठोस कारण न होने से ही महेंद्र और भी ज्यादा जलने लगा। असमय में विशेष प्रयत्न पूर्वक तपसी मछली जुगाड़ की गई थी। उनमें एक अंडे वाली भी थी। उस मछली को विनोदनी बिहारी की थाली में देने लगी तो बिहारी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं, महेंद्र भैया को दो, इन्हें बहुत अच्छी लगती है। महेंद्र ने तीव्र अभिमान के साथ कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद विनोदनी ने दूसरी बार अनुरोध न करके उसे बिहारी की थाली में डाल दिया। भोजन करने के बाद दोनों मित्र उठकर आंगन में आ गए। विनोदनी ने जल्दी से आकर कहा,
बिहारी लाला जी, जाने की इतनी जल्दी क्या है? चलो ऊपर के कमरे में जाकर बैठो तो सही जरा। तुम खाओगी नहीं? नहीं, आज एकादशी है। निष्ठुर व्यंग की एक सूक्ष्म हास्य रेखा बिहारी के होठों पर दिखाई देकर रह गई। उसका अर्थ यह था कि एकादशी भी पाली जाती है। आचार अनुष्ठान में कोई त्रुटि नहीं। यह व्यंग्य भरी मुस्कुराहट विनोदनी की नजरों से छिपी नहीं रही, किंतु उसने जैसे उस दिन की चोट को सह लिया था, उसी तरह यह भी सह लिया। उसने नम्र विनती के स्वर में कहा, तुम्हें मेरे कंठ की सौगंध है लाला जी, ऊपर चलकर बैठो जरा। महेंद्र सहसा असंगत रूप से उत्तेजित होकर बोल उठा, तुम लोगों को किसी बात का विचार ही नहीं। किसी को कोई काम हो, काज हो, इच्छा हो या ना हो, फिर भी बैठना तो पड़ेगा ही। इतना ज्यादा आदर करने के माने क्या? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बिहारी लाला जी, सुनो जरा अपने भाई साहब की बात। आदर करने के मानी है आदर करना। कोश में इसके सिवा और कोई मानी तो लिखे नहीं। और फिर महेंद्र की तरफ मुड़कर बोली, तुम कुछ भी कहो लाला जी, ज्यादा आदर के मानी बचपन से तुम जितना साफ समझते आ रहे हो, इतना और कोई नहीं समझ सकता। बिहारी, महेंद्र भैया, तुमसे एक बात करनी है, जरा सुन जाओ। इतना कहकर वह विनोदनी के प्रति किसी प्रकार का शिष्ट संभाषण किए बिना ही महेंद्र को साथ लेकर बाहर चला गया। विनोदनी बरामदे में रेलिंग के सहारे चुपचाप खड़ी खड़ी सूने आंगन की शून्यता की तरफ देखती रह गई। बिहारी ने बाहर चलकर महेंद्र से कहा, महेंद्र भैया, मैं जानना चाहता हूं हमारी मित्रता क्या यहीं खत्म है? महेंद्र की छाती के भीतर तब आग जल रही थी। विनोदनी का व्यंग हास्य विद्युत शिखा की तरह उसके मस्तिष्क में इधर से उधर बार बार चमक चमक कर उसे भस्म किए दे रहा था। उसने कहा, समझौता हो जाने से तुम्हारे लिए विशेष सुविधा हो सकती है, किंतु मेरे लिए वह कामना की वस्तु नहीं हो सकती। अपनी गृहस्थी में मैं बाहरी आदमी को नहीं घुसाना चाहता। अंतःपुर को मैं अंतःपुर ही रखना चाहता हूं। बिहारी बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया। ईर्ष्या से जर्जरित महेंद्र ने पहले तो प्रतिज्ञा की कि विनोदनी से अब वह नहीं मिलेगा, और फिर विनोदनी से मिलने की आशा में वह भीतर और बाहर, नीचे और ऊपर, इधर से उधर भटकता हुआ फिरने लगा। उधर आशा ने एक दिन अन्नपूर्णा से पूछा, अच्छा मौसी, मौसा जी की तुम्हें याद है? मैं 11 बरस की उम्र में विधवा हुई थी। पति की मूर्ति छाया सी याद पड़ती है। तो फिर तुम किसका ध्यान किया करती हो मौसी? मेरे पति अब जिनमें मौजूद हैं, उन्हीं भगवान का। उससे तुम्हें सुख मिलता है? अन्नपूर्णा स्नेह के साथ आशा के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, मेरे मन की बात तो क्या समझ सकेगी बेटी? यह तो मेरा मन जानता है या वही जानते हैं जिनका मैं ध्यान करती हूं। आशा अपने मन में सोचने लगी, मैं जिनकी बात रात दिन सोचा करती हूं, वे क्या मेरे मन की बात नहीं जानते? मैं तो अच्छी तरह चिट्ठी नहीं लिख सकती, इसलिए नहीं लिख सकी, पर उन्होंने क्यों चिट्ठी लिखना छोड़ दिया? आशा को कई दिनों से महेंद्र की कोई चिट्ठी नहीं मिली। एक गहरी सांस लेकर फिर वह मन ही मन सोचने लगी, आंख की किरकिरी अगर पास में होती तो वह मेरे मन की बात सब ठीक तरह से लिख लेती। भद्दी लिखावट की तुच्छ चिट्ठी पति के पास जाएगी तो वह आदर नहीं पाएगी। इस बात का ख्याल करके चिट्ठी लिखने को आशा का हाथ ही नहीं उठता। वह जितना ही संभाल संभाल कर लिखना चाहती, उतने ही उसके अक्षर बिगड़ जाते। मन की बात को वह जितना ही ज्यादा सजा सजा कर लिखने की कोशिश करती, उतने ही उसके वाक्य अधूरे रह जाते। 1000 कोशिश करने पर भी पूरे नहीं होते। अगर सिर्फ एक शब्द श्री चरणेशु लिखकर उसके नीचे अपना नाम लिख देने से महेंद्र अंतर्यामी देवता की तरह उसके मन की सब बातें समझ जाता, तो आशा का चिट्ठी लिखना सार्थक हो जाता। विधाता ने इतना प्रेम दिया, जरा सी भाषा क्यों नहीं दी? मंदिर से संध्या आरती के बाद घर लौटकर आशा अन्नपूर्णा के पैरों के पास बैठी धीरे धीरे उनके पैरों पर हाथ फेरने लगी। बहुत देर चुप रहने के बाद बोली, मौसी, तुम जो कहा करती हो
पति की देवता के समान सेवा करना स्त्री का धर्म है, पर जो स्त्री मूर्ख है, जिसके बुद्धि नहीं, जानती नहीं कि कैसे पति की सेवा की जाती है, उसे क्या करना चाहिए? अन्नपूर्णा कुछ देर तक आशा के मुंह की तरफ देखती रही, फिर एक गहरी किंतु दबी हुई सांस लेकर बोली, बेटी, मैं भी तो मूर्ख हूं, फिर भी तो मैं भगवान की सेवा किया करती हूं। वे जो तुम्हारे मन को जानते हैं, इसी से प्रसन्न होते हैं। पर मान लो पति अगर मूर्खा की सेवा से प्रसन्न ना हो? सबको प्रसन्न करने की शक्ति सब में नहीं होती बेटी। स्त्री अगर आंतरिक श्रद्धा भक्ति से पति की सेवा और गृहस्थी का काम करे तो पति उसे तुच्छ समझकर भले ही ठुकरा दे, स्वयं जगदीश्वर उसे जरूर अपना लेते हैं। आशा बिना कुछ उत्तर दिए चुपचाप बैठी रही। मौसी की इस बात से सांत्वना पाने के लिए उसने बहुत चेष्टा की, पर यह बात उसके मन में किसी तरह बैठी ही नहीं कि पति जिसे तुच्छ समझकर ठुकरा देगा, जगदीश्वर उसे कैसे सार्थकता दे सकते हैं। वह नीचे को दृष्टि किए अपनी मौसी के पैरों पर हाथ फेरने लगी। अन्नपूर्णा ने तब आशा का हाथ पकड़कर उसे और भी अपने पास खींच लिया और उसका माथा चूमकर रुद्ध कंठ को दृढ़ चेष्टा से बाधा मुक्त करके वे कहने लगी, चुन्नी, दुख कष्ट से जो शिक्षा मिलती है, सिर्फ कान से सुन लेने से वह नहीं मिल सकती। तेरी इस मौसी ने भी एक दिन तेरी सी उम्र में तेरी ही तरह घर संसार के साथ बड़ा भारी लेन देन का संबंध जोड़ा था। तब मैं भी तेरी ही तरह सोचा करती थी कि जिसकी सेवा करूंगी उसे संतोष क्यों नहीं होगा, जिसकी पूजा करूंगी उसका प्रसाद क्यों नहीं पाऊंगी, जिसके लिए मैं भलाई की चेष्टा करूंगी वह मेरी चेष्टा को भला क्यों नहीं समझेगा। किंतु मैंने पग पग पर देखा कि ऐसा नहीं होता। अंत में एक दिन असह्य मालूम हुआ, देखा कि संसार में मेरा सब कुछ व्यर्थ हो गया है। उसी दिन मैं घर संसार त्याग कर चली आई। आज देख रही हूं कि मेरा कुछ भी निष्फल नहीं गया। अरे बिटिया, जिनके साथ असल लेन देन का संबंध है, जो इस संसार हाट के मूल महाजन हैं, वे ही मेरा सब कुछ ग्रहण कर रहे थे। हृदय में बैठकर आज वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तब अगर मैं ऐसा जानती, अगर उनका काम समझकर संसार का काम करती, उन्हीं को दे रही हूं समझकर संसार को अपना हृदय दे देती, तो कौन मुझे दुख दे सकता था। आशा बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहुत रात तक बहुत बातें सोचती रही, तो भी अच्छी तरह वह कुछ न समझ सकी। किंतु पुण्यवती मौसी के प्रति उसी की असीम भक्ति थी। उस मौसी की बात को पूरी तरह सम में न आने पर भी उसने एक प्रकार से शिरोधार्य कर लिया। मौसी ने समस्त संसार से ऊपर जिन्हें हृदय में स्थान दिया है, उनके लिए उसने अंधकार में बिस्तर से उठकर बैठकर ढोक देकर प्रणाम किया। मैं बालिका हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं केवल अपने पति को जानती हूं। इसके लिए मेरा कोई अपराध न लेना प्रभु। अपने पति को मैं जो पूजा चढ़ाती हूं भगवान, तुम उनसे उसे ग्रहण करने के लिए कहना। वे यदि उसे पैरों से ठुकरा दें तो फिर मैं नहीं जी सकती। मैं अपनी मौसी जैसी पुण्यवती नहीं हूं। एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय लेकर मैं नहीं बच सकती। इतना कहकर आशा बार बार ढोक देकर नमस्कार करने लगी। आशा के ताऊ का कलकत्ते लौटने का समय आ गया। विदा होने से पहले शाम को अन्नपूर्णा ने आशा को अपनी गोद में बैठाकर कहा, चुन्नी, बिटिया मेरी, दुख, शोक, अमंगल से हमेशा तेरी रक्षा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरा यही उपदेश है कि कहीं से भी कितना ही कष्ट क्यों ना मिलता रहे, अपने विश्वास को, अपनी भक्ति को तू हमेशा स्थिर रखना। अपने धर्म को तू सदा अटल बनाए रखना। आशा ने उनके पांव की धूल माथे से लगाते हुए कहा, मुझे आशीर्वाद दो मौसी, भगवान करे ऐसा ही हो। आशा कलकत्ता लौट आई। विनोदनी ने उस पर अभिमान करके कहा, क्यों किरकिरी, इतने दिन परदेश रह आई, एक चिट्ठी तक नहीं दी? तुमने भी तो नहीं दी बहन। पहले मैं क्यों देती? तुम्हारी ही तो पहले देने की बात थी।
अंत में आशा ने सखी के गले से लिपट कर अपना कसूर मंजूर कर लिया। तुम तो जानती हो बहन, मुझे ठीक से लिखना नहीं आता। खासकर तुम जैसी पढ़ी लिखी पंडितानी को चिट्ठी लिखने में मुझे बड़ी शर्म आती थी। देखते देखते दोनों सखियों का मानाभिमान का विवाद मिट गया और फिर प्रेम उमड़ पड़ा। विनोदनी ने कहा, रात दिन साथ दे देकर तुमने अपने पति की आदत बिल्कुल ही खराब कर दी है। हर वक्त उनके पास कोई ना कोई बना ही रहना चाहिए, इसके बिना उनसे रहा ही नहीं जाता। इसीलिए तो मैं तुम पर उनका भार सौंप गई थी। कैसे साथ दिया जाता है यह तुम मुझसे कहीं अच्छा जानती हो। दिन को तो किसी तरह कॉलेज भेज भाज कर निश्चिंत हो जाती थी, पर शाम के बाद फिर छोड़ना किसे कहते हैं। बैठ के गप शप करो तो किताब पढ़ के सुनाओ, फरमाइशों की कोई हद ही नहीं। आखिर अकल ठिकाने आ गई ना। तुम जो लोगों का मन बहला सकती हो, मोहित कर सकती हो, भला तुम्हें आसानी से कौन छोड़ने लगा। सावधान रहना किरकिरी, लाला जी ने जैसी ज्यादती शुरू कर दी है, कभी कभी तो मुझे अपने पर संदेह होने लगता है कि शायद वशीकरण विद्या आती है मुझे। तुम्हें नहीं आएगी तो और किसे आएगी। तुम्हारी सी विद्या अगर मुझे जरा सी मिल जाती ना, तो मैं जी जाती किरकिरी। क्यों, किसका सर्वनाश करने को मन चला है। घर में जो है पहले उसी की रक्षा कर। दूसरों को मोहित करने की कोशिश मत कर रही किरकिरी, उसमें बड़ा ही झंझट है। आशा ने विनोदनी को हाथ के इशारे से डांटते हुए कहा, अरे तू चुप भी रह, क्या बकती है। काशी से लौटने के बाद पहली ही मुलाकात में महेंद्र ने आशा से कहा, तुम्हारी तबीयत तो बहुत अच्छी रही मालूम होता है। तुम मजे की मोटी ताजी होकर आई हो। आशा को बड़ी शर्म मालूम होने लगी। किसी भी हालत में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहनी चाहिए थी, किंतु मूड आशा का कुछ भी तो ठीक रास्ते नहीं चलता। उसका मन जबकि इतना खराब रहता था, उसका खाक शरीर तब मोटा ताजा हो रहा था। एक तो वैसे ही उसके पास मन की बात प्रकट करने को भाषा नहीं, उस पर उसका यह शरीर भी उल्टी बातें करता रहता है। आशा ने मृदु स्वर में कहा, तुम कैसे थे। पहले के दिन होते तो महेंद्र कुछ मजाक और कुछ मन से कह देता, मैं तो मर रहा था, किंतु आज उससे मजाक करते ना बना। वह गले के पास तक आकर रुक गया। अच्छा ही था, बुरा क्या। आशा ने महेंद्र की तरफ गौर से देखा। पहले से वह दुबला हो गया है, चेहरा उसका पीला पड़ गया है। आंखों में एक तरह की तीव्र दीप्ति दिखाई पड़ती है, मानो कोई आंतरिक क्षुधा अपनी अग्नि जिह्वा से उसे चाटे जा रही हो। आशा अपने मन में वेदना का अनुभव करने लगी। सोचने लगी, हाय मेरे पीछे इन्हें इतना कष्ट था, क्यों मैं इन्हें अकेला छोड़कर काशी गई। पति दुबले हो गए और वह खुद मोटी हो गई। इससे अपने स्वास्थ्य पर उसे बड़ा ही धिक्कार पैदा होने लगा। महेंद्र सोचने लगा, अब और क्या बात छेड़ी जाए, और सोचते सोचते थोड़ी देर बाद वह पूछ उठा, चाची जी अच्छी तरह हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कुशल संवाद पाने के बाद आगे कोई दूसरी बात करना उसके लिए दुस्साध्य हो गया। पास ही एक फटा पुराना अखबार पड़ा था, उसे उठाकर वह अनमनस्क भाव से पढ़ने लगा। और आशा नीची निगाहें करते हुए सोचने लगी, इतने दिन बाद भेंट हुई, पर यह मुझसे अच्छी तरह बोले क्यों नहीं। और तो क्या मेरे मुंह की तरफ अच्छी तरह देख भी न सके, यह बात क्या है। मैं 3-4 दिन चिट्ठी नहीं लिख सकी, क्या इससे ये नाराज हैं, या मौसी के कहने से ज्यादा दिन काशी में बनी रही इसलिए नाराज हैं। इस तरह आशा अत्यंत व्यथित चित्त से अपने अपराध का कारण ढूंढने लगी। महेंद्र कॉलेज से लौट आया। तीसरे पहर जब वह जलपान करने बैठा तब वहां राजलक्ष्मी थी, और कुछ दूरी पर दरवाजे के सहारे आशा भी खड़ी थी घूंघट काढ़े, और कोई नहीं था। राजलक्ष्मी ने उद्विग्न होकर पूछा, आज क्या तेरी कुछ तबीयत खराब है। महेंद्र झुंझलाया, नहीं तो तबीयत क्यों खराब होने लगी। तो फिर तो कुछ खा क्यों नहीं रहा है। खा नहीं रहा तो क्या कर रहा हूं। कुछ कुछ गर्मी पड़ने लगी थी। महेंद्र शाम के वक्त एक पतली चादर ओढ़े छत पर टहलने लगा। उसे बड़ी आशा थी कि आज भी उन लोगों की पढ़ाई चालू रहेगी।
आनंद मठ करीब करीब खत्म हो चला है। सिर्फ 2-3 परिच्छेद और बाकी रह गए हैं। विनोदनी चाहे जितनी निष्ठुर हो, बाकी के परिच्छेद वह उसे आज जरूर सुना जाएगी। किंतु शाम बीत गई, समय उत्तीर्ण हो गया और अंत में भारी निराशा के साथ उसे बिस्तर की शरण लेनी पड़ी। सुसज्जित और लज्जान्वित आशा ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया। देखा कि महेंद्र पलंग पर सो गया है। अब वह कैसे आगे बढ़े, उसकी कुछ समझ में न आया। विच्छेद के बाद पुनर्मिलन में कुछ देर के लिए एक नई लज्जा आ घेरती है। जिस जगह परस्पर एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक उस जगह मिलने से पहले प्रेमी प्रेमिका परस्पर एक दूसरे से नए प्रेमालाप की प्रत्याशा करते हैं। आशा अपनी उस चिर परिचित आनंद शैया पर आज बिना बुलाए कैसे जाए। दरवाजे के पास वह बहुत देर तक खड़ी रही, किंतु महेंद्र की तरफ से आह्वान का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दिया। आखिर वह धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ने लगी। यदि असावधानी में अचानक कोई कहना बज उठे तो मारे शर्म के वह मर मिटेगी। कंपित हृदय से आशा मशहरी के पास पहुंची। मालूम हुआ कि महेंद्र सो रहा है और तब उसका अपना ही साज सिंगार उसके सर्वांग को वेष्टित करके विद्रूप की हंसी हंसने लगा। उसका जी चाहने लगा कि वह विद्युत वेग से कमरे में से निकलकर और कहीं भाग जाए। आशा बहुत ही संकोच के साथ अत्यंत सावधानी से चुपचाप पलंग पर जाकर बैठ गई। फिर भी उससे इतना शब्द हुआ और पलंग भी इतना हिला डुला कि महेंद्र अगर सचमुच सोता होता तो भी जाग जाता। किंतु आज उसकी आंख नहीं खुली क्योंकि वह सो नहीं रहा था। महेंद्र पलंग के उस किनारे से करवट लिए पड़ा था, इसलिए आशा उसकी पीठ की तरफ चुपचाप सो रही। आशा चुपचाप पड़ी हुई आंसू बहा रही है, इतना तो महेंद्र उस करवट लेटे हुए भी स्पष्ट समझ रहा था। उसको अपनी निष्ठुरता उसके हृदयपिंड को चक्की की तरह पीस कर व्यथित करने लगी। किंतु वह क्या बात करे, कैसे प्यार करे, उसकी कुछ समझ में न आया। मन ही मन वह अपने पर कशाघात करने लगा। उसे चोट तो नहीं लगी, किंतु उपाय नहीं सूझा। सोचने लगा, सवेरे तो नींद का बहाना टिक ना सकेगा, तब फिर मुकाबला होने पर आशा को क्या जवाब दूंगा। किंतु सवेरा हो भी न पाया था कि आशा ने खुद ही महेंद्र का संकट दूर कर दिया। वह बहुत तड़के ही अपने अपमानित साज श्रृंगार को लिए पलंग से उठकर चली गई। वह भी महेंद्र को मुंह न दिखा सकी। आशा सोचने लगी, ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैंने किया क्या। किंतु जिस जगह असल विपत्ति छिपी बैठी थी वहां उसकी दृष्टि ही नहीं पड़ी। ऐसी संभावना भी कभी उसके मन में उदित नहीं हुई कि महेंद्र विनोदिनी से प्रेम कर सकता है। संसार का अनुभव उसे कुछ भी नहीं था। इसके सिवा यह बात कभी उसकी कल्पना में नहीं आई कि विवाह के बाद से महेंद्र को वह निश्चित रूप से जैसा समझती आई है, उसके सिवा महेंद्र और कुछ भी हो सकता है। महेंद्र आज कुछ जल्दी ही कॉलेज चला गया। कॉलेज जाते समय आशा बराबर खिड़की के पास खड़ी होकर महेंद्र की गाड़ी की तरफ देखा करती थी और महेंद्र भी एक बार मुंह उठाकर आशा की ओर देख लिया करता था। यह इन लोगों का नित्य का नियम था। इस अभ्यास के अनुसार गाड़ी का शब्द सुनते ही आशा खिड़की के पास जा खड़ी हुई और महेंद्र ने भी आदत के अनुसार क्षण भर के लिए एक बार आंख उठाकर ऊपर को देखा कि आशा खड़ी है। अभी तक वह नहाई धोई नहीं, मैले कपड़े पहने हैं, बाल बिखर रहे हैं, चेहरा सूखा हुआ है। देखते ही उसी क्षण उसने निगाह नीची कर ली और हाथ की किताब खोलकर देखने लगा। कहाँ गया वह 4 आंखों का नीरव संभाषण और कहाँ गई वह भाव भाषा पूर्ण मधुर हंसी। गाड़ी चली गई। आशा जहां की तहां जमीन पर बैठ गई। सारा जगत उसे फीका लगने लगा, मानो उसके जीवन का स्वाद ही बिगड़ गया हो। कलकत्ते के दैनंदिन कर्म प्रवाह में यह ज्वार आने का समय है। 10:30 बजे हैं। ऑफिस जाने वाली गाड़ियों का तांता बंधा हुआ है। ट्राम के पीछे ट्राम दौड़ती चली जा रही हैं और उस व्यस्तता के वेगवान कर्म कल्लोल के पास यह एक वेदना से निस्तब्ध मुरझाया हुआ हृदय अत्यंत विसदृश मालूम होने लगा। सहसा आशा के मन में एक विचार उठाया। वह मन ही मन कह उठी, अच्छा अब समझी, बिहारी लाला जी काशी गए थे,
उसी बात पर ये नाराज हुए हैं। इसके सिवा इधर और कोई नाराजगी की बात तो हुई नहीं, पर इसमें मेरा क्या दोष था? सोचते सोचते अकस्मात एक क्षण के लिए मानो आशा के हृदय का स्पंदन बंद हो गया। सहसा उसे ऐसी आशंका हुई कि शायद उसके पति को संदेह हुआ है कि बिहारी के काशी जाने के साथ उसका भी कुछ संबंध है। दोनों की सलाह से यह काम हुआ है। छी छी, ऐसा संदेह? कैसी लज्जा की बात है। एक तो बिहारी के साथ उसका नाम आना ही धिक्कार का कारण है। उस पर महेंद्र को अगर संदेह हुआ हो तो फिर उसके प्राण कैसे रखे जाएंगे? किंतु सचमुच ही अगर संदेह का कोई कारण हो, उससे अगर अपराध बन पड़ा हो, तो महेंद्र उसे स्पष्टता से कहता क्यों नहीं? उसका न्याय विचार करके वह उसे दंड क्यों नहीं देता? किंतु महेंद्र तो स्पष्ट कुछ न कहकर बराबर उससे कतराता ही फिरता है। इससे आशा के मन में बार बार यही बात उठ रही है कि महेंद्र के मन में जरूर ऐसा कोई संदेह हो रहा है जिसे वह खुद अन्याय समझता है, किंतु आशा के आगे स्पष्ट रूप से स्वीकार करने में भी लज्जा अनुभव कर रहा है। नहीं तो उसका चेहरा ऐसा अपराधी जैसा क्यों होता? क्रुद्ध विचारक का ऐसा कुंठित भाव होने का और तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। महेंद्र गाड़ी से क्षण मात्र के लिए आशा का जो म्लान करुण मुख देख गया था, उसे वह दिन भर अपने मन से न मिटा सका। कॉलेज के प्रत्येक लेक्चर में और श्रेणीबद्ध छात्र मंडली में उसे बार बार वही वातायन, आशा का वही चेहरा, वही बिखरे हुए रुखे बाल, वही मलिन वस्त्र और वही व्यथित व्याकुल चितवन सुस्पष्ट रेखाओं में अंकित दिखाई देने लगी। कॉलेज का काम पूरा करके वह गोल दिगदी के किनारे घूमने लगा। घूमते घूमते शाम हो आई, किंतु फिर भी वह किसी तरह निर्णय न कर सका कि आशा के साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। सदैव छल करे या अकपट निष्ठुरता, क्या करे? यह विचार ही नहीं उठा उसके मन में कि विनोदनी को छोड़ देना चाहिए या नहीं। दया और प्रेम दोनों की मांग को वह कैसे निभाए? अंत में महेंद्र अपने मन को समझाना शुरू किया कि आशा से अब भी मेरा जितना प्रेम है उतना बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। उस स्नेह और प्रेम को पाकर आशा क्यों नहीं संतुष्ट रहेगी? विनोदनी और आशा दोनों को ही स्थान देने लायक प्रशस्त हृदय मेरे पास है। विनोदनी के साथ मेरा जो पवित्र प्रेम का संबंध है, उससे दाम्पत्य नीति में किसी तरह का व्याघात नहीं होगा। इस तरह अपने को समझाकर महेंद्र ने मन से एक भारी बोझ उतार दिया और यह सोचकर कि विनोदनी और आशा दोनों में से किसी को बिना छोड़े ही दो चंद्रों से सेवित ग्रह के समान वह अपना जीवन इसी तरह बिता देगा, उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। और यह निश्चय करके कि आज रात को वह जल्दी से बिस्तर पर जाकर अपने लाड़ प्यार और स्निग्ध आलाप से आशा के मन से सारी वेदना को क्षण भर में दूर कर देगा, बड़ी तेजी से घर की ओर चल दिया। भोजन के समय आशा उपस्थित नहीं थी, फिर भी महेंद्र यह सोचकर कि आखिर सोने तो आएगी ही, अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। किंतु निस्तब्ध कमरे में सोनी शैया पर यह कौन सी स्मृति उसके हृदय में जाग उठी? क्या यह आशा के साथ न परिणय की नित्य नूतन प्रेम लीला की स्मृति है? नहीं, वे स्मृतियां तो उसी तरह क्षीण हो चली हैं जैसे सूर्योदय के साथ ज्योत्सना क्षीण और विलीन हो जाती है। अब तो वहां उस सरला बालिका की सलज्ज स्निग्ध छवि को न जाने कहां छिपाकर एक तीव्र उज्जवल तरुणी मूर्ति दीप्यमान हो उठी है। महेंद्र को विनोदनी के साथ विष वृक्ष की छीना झपटी याद आने लगी और फिर उन दिनों की याद आने लगी जब शाम के बाद विनोदनी कपाल कुंडला पढ़कर सुनाते सुनाते बहुत रात कर देती। घर के सब लोग सो जाते और रात को उस निभृत कमरे को निस्तब्ध निर्जनता में विनोदनी का कंठ स्वर मानो आवेश में मृदु मधुर और रुद्ध प्राय हो जाता और तब वह सहसा अपने को संभाल कर पुस्तक पटक कर उठ खड़ी होती। फिर महेंद्र कहता, मैं तुम्हें नीचे तक पहुंचाऊं? इन सब बातों की बार बार याद करते करते महेंद्र का शरीर मन पुलकित होने लगा। रात होती गई। महेंद्र के मन में आशंका सी होने लगी। आशा शायद आ ही रही होगी, किंतु आशा नहीं आई। महेंद्र सोचने लगा, मैं तो कर्तव्य पालन के लिए तैयार ही था, किंतु आशा अगर फजूल नाराज होकर ना आए तो मैं क्या करूं? सोचते सोचते निशीत रात्रि में
अपने मन में वह विनोदनी के ध्यान को ही घनीभूत करने लगा। घड़ी में जब 1 बजा तब फिर महेंद्र से न रहा गया। वह मशहरी उठाकर पलंग से नीचे उतर आया, कमरे से निकलकर छत पर चला गया। चारों तरफ नजर फैलाकर उसने देखा, ग्रीष्म ऋतु की चांदनी रात अत्यंत रमणीय हो उठी है। कलकत्ता नगरी की विशाल निश्शब्दता और सुषुप्ति मानो स्तब्ध समुद्र की जलराशि के समान स्पर्श गम्य सी मालूम होने लगी। निशीत रात्रि का मृदु मंद पवन मानो असंख्य अट्टालिकाओं के ऊपर से महानगरी की निद्रा को और भी निविड़ करता हुआ धीर गति से टहलता हुआ चला आ रहा हो। महेंद्र की बहुत दिनों की रुकी हुई आकांक्षा अब अपने को संभाल न सकी। आशा के काशी से लौटने के बाद से विनोदनी उसके सामने नहीं आई। ज्योत्सना मद विवल निर्जन निशीत रात्रि महेंद्र को मोहाविष्ट करके विनोदनी की ओर ढकेलती हुई ले चली। महेंद्र जीने से उतरकर नीचे पहुंच गया। विनोदनी के कमरे के सामने वाले बरामदे में जाकर उसने देखा, कमरे का दरवाजा अब तक बंद नहीं हुआ है। कमरे के भीतर जाकर देखा, बिस्तर बिछे हुए हैं किंतु उस पर कोई सोया नहीं है। कमरे में किसी के आने की आहट सुनकर दक्षिण की तरफ के खुले हुए बरामदे से विनोदनी बोल उठी, कौन? महेंद्र ने विवल आर्द्र कंठ से उत्तर दिया, विनोद, मैं हूं, कहता हुआ एकदम सीधा वह बरामदे में पहुंच गया। गर्मियों की रात होने से राजलक्ष्मी भी वहीं विनोदनी के साथ चटाई पर लेटी हुई थी। वो पूछ उठी, महेंद्र, इतनी रात में तू यहां कैसे? विनोदनी ने अपनी घनी भौहों के नीचे से महेंद्र पर वज्रबाण छोड़ा और चुप रह गई। महेंद्र कुछ जवाब न देकर बड़ी तेजी से वहां से चलता बना।